तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखी, इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट देखा, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि दो चीज़ों को जब हम एक दूसरे से रब कर रहे हैं तो किस तरीके से, क्यों उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो रहा है। अभी तो हमने ये जाना कि हाँ एक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, ओके, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डेवलप हो रहा है, रगड़ने से इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों आवेश आ रहा है दोनों वस्तुओं पर रगड़ने के कारण, घर्षण करने के कारण, फ्रिक्शन करने के कारण। तो क्या हमें समझना है, हमें समझना है ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, origin of electric charge in frictional electricity। इस बात को समझने के लिए चलते हैं हम लोग मैटर के सूक्ष्म संरचना पर, द्रव्य की इकाई पर। तो आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य, ईच सब्सटेंस इज मेड ऑफ एटम्स। प्रत्येक पदार्थ किसका बना हुआ है, छोटे छोटे परमाणुओं का बना हुआ है। असंख्य परमाणुओं से मिलकर के द्रव्य की रचना हुई है। तो हम लोग चलते हैं भाई, मान लो एक मैटर है और वो मैटर किससे बना हुआ है, द्रव्य से। द्रव्य किससे बना हुआ है, परमाणु से बना है। मैटर किससे बना है, एटम से बना हुआ है। अगर एटम से बना है तो आपको पता है कि एटम में क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। चलो भाई, देख लिया हम लोगों ने एक मैटर का, किसी मैटर का ये एक एटम है, किसी मैटर का ये एक एटम है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एटम के सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बारे में आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ न्यूक्लियस के घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट्स दिख रही हैं, इन ऑर्बिट्स में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर घूम रही हैं। किसके, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ओके, इसके चारों ओर घूम रहे हैं। और ये इसमें हमने 3 ऑर्बिट बनाई है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने का काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनको आप लोग जान रहे हैं कि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +E। इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -E होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स पर चार्ज +E, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज -E। न्यूट्रॉन का क्या नेचर है भाई, तो न्यूट्रॉन नाम ही न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है भाई, 0 होता है, ओके। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -E होता है। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज +E होता है। तो एटम के अंदर अगर हम लोग देखें तो एटम के अंदर 2 पार्टिकल हैं जो कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, और एक पार्टिकल है जो कैसा है, न्यूट्रल है। यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है, और आपका न्यूट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर हम लोग एटम की बात करें, किसकी, एटम की बात करें, पूरा जो एटम है उस पर कितना चार्ज होता है, तो पूरे एटम पर नेट चार्ज कितना होता है, पूरे एटम पर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। यानी कि हमारा जो एटम है वो भी कैसा है, एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है पूरा का पूरा परमाणु। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों आपका परमाणु उदासीन होता है, परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता,
जबकि परमाणु के अंदर दो दो चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका कारण ये है, आप देख पा रहे हैं कि एक प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और एक एटम में, एक परमाणु में, अगर एटम अपने मदर स्टेट में है, ओके, तो एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। लेकिन इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अगर हम बाहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? बाहर से अगर हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, बाहर से देख रहे हैं एटम को, तो हम यही कहेंगे कि इस पूरे एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होने के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने के कारण इसके अंदर चार्ज की क्वांटिटी भी क्या होती है? बराबर। यानी कि एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब दोनों चार्ज बराबर होने की वजह से आपका पूरा का पूरा एटम कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही चार्ज नेगेटिव भी है। कुल मिलाकर के नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और हम कहते हैं कि एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर आप यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यानी कि इसके अंदर अब सिर्फ न्यूक्लियस ही है, कोई ऑर्बिट नहीं है, तो यहाँ से आप रहकर क्या कहेंगे? न्यूक्लियस के बारे में क्या कहेंगे? न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? एटम पर चार्ज कैसा होता है? 0 होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस की बात करते हैं, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है भाई? न्यूक्लियस पर चार्ज की क्वांटिटी कितनी होती है? तो न्यूक्लियस के अंदर चलो, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चार्ज है वो किसके कारण से है? प्रोटॉन्स के कारण से है, राइट। एक प्रोटॉन पर ई चार्ज है। अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है, कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? Z होंगे। आपको अच्छे से पता है एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी प्रोटॉनों की संख्या किसको व्यक्त करती है? परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है, एटॉमिक नंबर को व्यक्त करती है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर, इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? Z प्रोटॉन्स होंगे। एक प्रोटॉन पर E चार्ज होता है, प्लस E चार्ज होता है, तो Z प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होगा? प्लस ZE चार्ज होगा। और यही ZE चार्ज क्या है? न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। यही चार्ज ZE क्या कहलाता है? न्यूक्लियस का चार्ज कहलाता है। तो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? प्लस ZE। यानी कि हम कहेंगे कि न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस कैसा है? एक न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। किस पर? न्यूक्लियस पर। नाभिक पर कैसा आवेश पाया जाता है भाई? तो नाभिक पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक आवेश होता है। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ओके, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। यहां पर अभी हम लोग ये जान पाए कि जो एटम है, एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की क्वांटिटी कितनी होती है? तो इक्वल और अपोजिट होती है। और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। इस वजह से इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन एंड क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बराबर होगी तो हम लोग बाहर से देखकर क्या कहेंगे? कहेंगे कि भाई हमारा जो एटम है उस पर नेट चार्ज 0 है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो एटम है, हमारा जो परमाणु है, उस पर नेट आवेश, नेट चार्ज कितना है? तो नेट चार्ज उस पर कितना है? 0 है,
राइट। और इसी तरीके से हमने न्यूक्लियस की बात कर ली कि न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है और कैसा चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है वो कैसे हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसके अंदर चार्ज पार्टिकल सिर्फ प्रोटॉन है और जो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज देगा, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा करेगा। और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, Ze प्लस Ze हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक एटम का एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, इसलिए हम लोग किसी भी न्यूक्लियस पर चार्ज की क्वांटिटी को क्या कहेंगे, प्लस Ze कहेंगे। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं भाई, इसको इरेज करते हैं। शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बताओ, हीलियम की बात करो, हीलियम की बात करो। हीलियम के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कितना होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, राइट। तो हीलियम के न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, राइट। हीलियम को हम लोग अगर लिखना चाहें तो हीलियम के न्यूक्लियस को क्या लिखेंगे, He2+ का मतलब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का नाभिक। हीलियम का न्यूक्लियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल या हीलियम का नाभिक दोनों एक ही चीज है। और भाई बताओ, अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है या हीलियम के नाभिक पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है। तो हम कहेंगे कि भैया जो अल्फा कण है या जो हीलियम का नाभिक है उसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आई? क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। आपने यहां पर लिख रखा है कि किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस पर चार्ज की क्वांटिटी प्लस Ze होती है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि हीलियम पर चार्ज, हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी है, 2 है, ओके। और E की वैल्यू क्या है, E एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हर एक जगह E की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम्स होगी। तो यहाँ से हीलियम पर, हीलियम की न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻19 कूलम होगा। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अपनी बात को हम लोग आगे ले चलते हैं और अभी से थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं इन डेटास को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युत उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हमें अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो वस्तु पर आवेश कहाँ से आएगा, उसके एटम को आवेशित करना पड़ेगा, उसके परमाणु को क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। परमाणु कैसे चार्ज होता है और ये कहानी देखना है, यही कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एटम कैसे चार्ज होता है, इसी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मैटर किस तरीके से चार्ज होगा। जैसे एटम चार्ज होगा वैसे ही क्या होगा, पूरा का पूरा मैटर भी चार्ज होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपका जो एटम है इसमें ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। आप बताओ मुझे कि आपको अगर इसमें से निकालना हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, तो आप किसको आसानी से निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को आसानी से निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं? दोनों में से किसे निकालना आसान है? तो आपका जवाब होगा कि सर प्रोटॉन को निकालना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि प्रोटॉन यहां बैठा हुआ है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर जाना हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम प्रोटॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन को ही निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में आसान है, राइट। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की अपेक्षा आसानी से निकाला जा सकता है, कम ऊर्जा खर्च करके, थोड़ा सा रगड़ करके, थोड़ी सी हीट दे करके, या थोड़ा सा लाइट दे करके, किसी भी तरीके से कोई एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, प्रोटॉन की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है। प्रोटॉन की कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा इजी नहीं बहुत इजी है। क्लियर?
तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? अब ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात अलग अलग है भाई। सभी इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग एनर्जी है। आपने अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनको हम लोग क्या कहते हैं? कोश कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, शेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इनको निकालना क्या है, थोड़ा सा हमारे लिए इजी है, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन है। बाहर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। कम ऊर्जा दे करके ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। राइट, तो ऊर्जा दे करके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, रगड़ते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से जब रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने पर हीट पैदा होगी। क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी ना, हीट पैदा होगी। एनर्जी वहां पर क्या होगा, एनर्जी एक से दूसरे में एनर्जी जाएगी। बात समझ में आई? तो उस एनर्जी से क्या होता है, उस ऊष्मा से क्या होगा, उस ऊष्मा से वो ऊष्मा किसको मिलेगी, अरे भाई मैटर को ही मिलेगी ना। और मैटर में किसको मिलेगी, एटम को मिलेगी। एटम में किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी लेगा, और एनर्जी ले करके क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो क्या करेगा, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा। ऑर्बिट को छोड़ करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऑर्बिट से बाहर निकल गया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और अब ये जो तुम्हारा एटम है, एटम की कहानी ये हो गई है कि एटम पहले ए था। पहले क्या था, ए था। अब एटम क्या हो गया, एटम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। भाई मेरे शुरू में क्या था ना कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या करते थे, दोनों का नंबर सेम था। जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था। इसलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज और प्रोटॉन की वजह से चार्ज दोनों क्या होते थे, बराबर होते थे। अब क्या हो गया, और इसी वजह से आपका जो एटम था वो इलेक्ट्रिकली क्या होता था, न्यूट्रल होता था, विद्युत उदासीन होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब इसको रगड़ा गया तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। निकल कर किस में चला गया, बी में चला गया। मान लो आप कि ए को बी से रगड़ा है, ए और बी को क्या किया गया है, रगड़ा गया है। ए और बी को क्या किया गया है, रब किया गया है। तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चला गया, बी में। कितना, कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में निकल गया तो ए में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अच्छा बताओ, ए में प्रोटॉन भी घटेगा क्या, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नहीं निकल रहा है ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाला है, इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, प्रोटॉन उतना ही है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके इतने चार्ज को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। इतना चार्ज मिलकर न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन का इतना चार्ज बचा रह जाता है जिसे निरस्त करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। तो अब ए पर इतना चार्ज क्या हो जाता है, बच जाता है। और ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज पॉजिटिव है। यानी कि जो हमारा ए है उसने क्या किया, ए ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके और ए प्लस के रूप में बन गया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उसके ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसने किया क्या, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। किसी भी मैटर से अगर कोई भी मैटर चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो वो मैटर कैसा होगा, वो मैटर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा मैटर, मैटर पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, तो मैटर पर आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लियर है। इसी तरीके से ए को बी से जब रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर कहां गया, कहां चला गया इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में गया। किस में गया, इलेक्ट्रॉन ए से निकला और किस में गया, इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके बी में गया। अब बी की बात कर लेते हैं भाई, बी की बात करते हैं लोग। बी का ये ए की कहानी है और बी की कहानी इधर देख रहे हैं। शुरू में क्या था ना कि जो बी था वो भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। क्यों, क्योंकि शुरुआत में बी में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या थे, बराबर थे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बी में भी क्या थे, शुरू में बराबर थे। ठीक है, लेकिन जब ए और बी को रब किया तो इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में चला गया।
अगर बी में इलेक्ट्रॉन चला गया तो बी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। पहले इलेक्ट्रॉन इतने थे और प्रोटॉन इतने थे, तो अगर इलेक्ट्रॉन बी में गया, ए से बी में गया, तो बी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए, और बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्रोटॉन उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्चुअली प्रोटॉन कम नहीं है, प्रोटॉन जितना था उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है अब, तो प्रोटॉन क्या हो गया है, कम दिखाई दे रहा है। बाकी प्रोटॉन उतना ही है। इलेक्ट्रॉन का नंबर थोड़ा सा बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि बी पर क्या हो गया है, बी पर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतने निगेटिव चार्ज उससे ज़्यादा हो गए हैं, और इतने निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं, ये इतने पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, इनके साथ जुड़ करके एक दूसरे को कैंसिल करने का काम करते हैं। परमाणु बी पर, एटम बी पर इतने इलेक्ट्रॉन्स या इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटम बी है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उस पर कैसा चार्ज स्टोर होगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। और उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एटम बी था उसने ए से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और ये बी एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो जा रहा है, बी माइनस हो जा रहा है। और हम लोग क्या कह पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बी, एटम बी पर, परमाणु बी पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। तो हम लोग ये देख पाए भाई कि अभी तक जो हमारा, हमने 2 एटम लिया, एक एटम ए और एक एटम बी। एटम ए को एटम बी से रब किया और रब करके देखा कि एटम ए ने मान लिया कि एटम ए ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट किया, या एटम ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चला गया, तो एक पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और बी ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया जिसकी वजह से बी पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर हम इसी तरीके से एटम की जगह पर एक मैटर लें, ओके, एक मैटर लें, या हर एक सब्सटेंस, हर कोई 2 सब्सटेंस लें, 2 सब्सटेंस को हम आपस में अगर रब करें, तो उनमें से अगर एक सब्सटेंस, एक मैटर हमारा, एक मटेरियल हमारा अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा मटेरियल उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक मैटर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे मैटर पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश किस प्रकार उत्पन्न होता है। यहाँ हम लोगों ने देखा है ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रिक्शन करके, 2 मैटर को रब करके किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करने के और भी तरीके पढ़ेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, 2 चीज़ों को रगड़ करके ही सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, और भी तरीके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने के। वो तरीके हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपने चार्ज को प्रोड्यूस करने का एक तरीका आपने देखा। क्या तरीका है, 2 मैटर्स को रब करके इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ऐसे चार्जेस को क्या कहते हैं, हम लोग फिर से बात करते हैं, ऐसे चार्जेस को क्या कहते हैं, ऐसे चार्ज जो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हुए, ऐसे चार्जेस को कहेंगे स्टैटिक चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ऐसे चार्जेस को स्टैटिक चार्ज कहेंगे या स्थिर आवेश कहेंगे। स्थिर आवेश क्यों, क्योंकि ऐसे आवेश वस्तु में अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं मूव कर पाते हैं, मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, अपनी जगह स्थिर होते हैं। इस वजह से ऐसे आवेशों को स्थिर आवेश या स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और ऐसे चार्जेस की स्टडी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसे चार्जेस की स्टडी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, या स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। शायद आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग अच्छे से वीडियो देख करके और नोट्स को कंप्लीट करते रहिए, इस विश्वास के साथ कि आपको एक एक टॉपिक का वीडियो, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी मैथ के एक एक टॉपिक का वीडियो पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और आपको यूट्यूब पर फ्री में सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे जो
कोचिंग में नहीं जा सकते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए और आप लोग भी इसमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए।